चीजें इन तीनों चीजों से लिंक्ड है। और जो मुझे पर्सनली भी लाइक बल का मतलब बल इज लाइक मतलब प्रोडक्शन में जो यूज होता है हमारा एनर्जी, उसको मतलब थोड़ा सा अगर उसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है दीदी, मतलब मैं इसको जैसे पढ़ रहा हूँ तो मेरा इंटरप्रिटेशन जो है वो तो ऐसा निकल कर आ रहा है, मैं तो इसको जॉइंटली ही देख रहा हूँ तीनों चीजों को। एक ना परिभाषा भी आती है इसी में मध्यस्थ दर्शन में, ये जो आहार विहार व्यवहार है इसके लिए एक शब्द भी दिया गया है बाबा जी ने, उसको क्या बोला है, आप में से किसी का ध्यान हो तो? आहार विहार और व्यवहार, इन तीनों के लिए एक एक कॉमन वर्ड है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है उसको व्यक्तित्व बोला है। व्यक्तित्व क्या है? आहार विहार व्यवहार। ऐसा है कि नहीं है, कहीं पढ़ा है, कुछ ध्यान आ रहा है? है ऐसा, हाँ। मैं एक बार इसको परिभाषा संहिता में भी देख लेता हूँ। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व की परिभाषा है मानवीयतापूर्ण आचरण और पोषण में सहायक आहार विहार एवं व्यवहार, है ना? तो जो कुछ भी है वो मानवीयता के लिए ही है, उसके पोषण और उसके मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए ही है। तो आहार विहार और व्यवहार, इसको व्यक्तित्व भी बोला गया है। तो मैं ये देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि रूप बल और बुद्धि जो है ये तीनों ही शायद आहार विहार व्यवहार जो है वो जॉइंट, जैसे कि अगर हम बल वाले पार्ट को देखें तो बल को आहार से हम डिस्कनेक्ट कर पाए शायद ऐसा भी नहीं होगा, है ना? मतलब हम कैसा भोजन करते हैं, कैसा हमारा खाना पीना है, वो शारीरिक बल जो है उसके साथ में डायरेक्टली रिलेटेड तो है। तो मतलब मेरे को तो जॉइंट ही लग रहा है दीदी, मतलब ऐसा मेरा अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन, इसको मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ। और बाकी जिसको है इसके ऊपर अपना शोध चलता रहे सबका। मेरे को हमेशा से ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग ना इस चीज को याद रखें कि मोस्टली हम में से काफी सारे लोग इसकी फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, कोई कोई हैं जो सेकंड रीडिंग में भी होंगे शायद, या थर्ड रीडिंग में होंगे, लेकिन तो फर्स्ट रीडिंग में मतलब एक सेंस सा बनता रहे थोड़ा सा, और जहाँ पे लगे कोई चीज क्लियर नहीं है उसको उसको अभी पेंडिंग में भी रख सकते हैं कि भाई हाँ इसके बारे में और सोचा जाएगा, है ना? तो मतलब मैं इसको रूप बल बुद्धि का विकास जो है वो जॉइंटली आहार विहार व्यवहार की संयमता पर है, मतलब ये इसके साथ में मैं तो जॉइंटली देख रहा हूँ अभी तो। जी भैया। भैया इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है सहज नियम, मानव व्यवहार सहज नियम। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो नियम है, और मतलब थोड़ा सा इस पे हम थोड़ा सा देख लें दोबारा से कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है। तो हाँ, हमारा जो जीवन है वो इन नियमों पर स्वतः ही चल रहा है, या केवल हमारा ध्यान इस तरफ किया जा रहा है। तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ भैया कि ये नियम है, इन नियमों की अवेयरनेस होती है और हम नियम के अनुसार चलते हैं, तो मानवीयतापूर्ण आचरण जो है वो जो है वो उसको हम प्रमाणित करते हैं, उसके अनुसार जी पाते हैं। और अगर इन नियमों की अवेयरनेस नहीं होती है, आदमी फिर भी जीता तो है ही, है ना? फिर भी कुछ ना कुछ तो करता ही है, उस करने में फिर गलतियां होती है, उस करने में अमानवीयता होती है, और जो है ना? तो ये मानव व्यवहार के सहज नियम है, मतलब इसको बोले तो ये जागृति की या मानवीयता के नियम जो है, एक्चुअली पूरा दर्शन ही उसी का है। इस चैप्टर का नाम जो है स्पेसिफिकली वैसा लिखा गया। तो ये नियमों की अवेयरनेस हो, मतलब ये कह रहे हैं नियम नहीं पता होते, आदमी तब भी करता तो है ही कुछ ना कुछ, उसमें गलतियां कर जाता है, बस इस चीज की तरफ ध्यान। धन्यवाद। तो आप बता रहे हैं कि ये भी आपने पढ़ लिया था ये पूरा का पूरा चैप्टर, तो मतलब फिर तो ठीक ही है मेरे को लग रहा है। और
कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो इसमें तो बताइए। मतलब अगर वो एक आपने बताया कि उसके ऊपर थोड़ा सा अटकाव था, उस पर हमने बात कर ली। नहीं, मेरे को इस मैं एक जैसे, हाँ जी बताएं भैया। एक ये 103 पे ऊपर ये भी डिस्कस कर सकते हैं। प्रतिक्रांति से भ्रांति और तथा कर्तव्य से शांति है। ये हम्म प्रतिक्रांति हम्म। से भ्रांति ये, वाला। हाँ हाँ, ये भी ना एक मतलब इसी में बुक में ही पहले कहीं पे क्रांति और प्रतिक्रांति भी आए थे। लेट मी सी के अगर मैं से पल्ली, प्रतिक्रांति का तो परिभाषा में है ह्रास की ओर गति। रास की ओर गति, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल, है ना। और फिर क्रांति जो है वो ऐसा मान सकते हैं कि उसका विपरीत होगा, कि जो जागृति की ओर गति है बेसिकली, है ना। तो प्रतिक्रांति जो है वो ह्रास की ओर गति है, तो वही भ्रम है, वही भ्रांति है बेसिकली, है ना। तो प्रतिक्रांति से भ्रांति है, और कर्तव्य जो है उससे शांति है। तो कर्तव्य से शांति है, मतलब कर्तव्य पता हो और कर्तव्य को हम पूरा कर पाए, उससे शांति है। और जो प्रतिक्रांति है, मतलब जिसको हम कहें कि जागृति की तरफ ध्यान भी नहीं है, जागृति है, जागृति कुछ रहता है ऐसा पता भी ना हो, तो प्रतिक्रांति जो है वो एक तरह उसी को ही भ्रम या भ्रांति बोला। तो भैया कर्तव्य मतलब न्यायपूर्ण व्यवहार। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है सुनील भाई। ठीक है भाई। तो मैं जब इसको देख रहा था तो मुझे, मतलब ये इस पेज से पहले वाली एक आध अनुभूति जो थी, ये जो है ना, ये अभी आप 102 103 कह रहे थे, तो ये 101 के लास्ट में जो ये वाली अनुभूति है ना, ये मध्यस्थ दर्शन का एक बड़ा सेंट्रल सा पॉइंट है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको हम री एम्फेसाइज कर लें। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी चर्चा की होगी। तो ये जो सुख, शांति, संतोष, आनंद है, ये जैसे 30 मूल्यों में से 4 मूल्य हैं, ये इनको जो है ना यहाँ पर एक तरह से प्लेस किया गया है बड़ी क्लियरली। तो जिसको हम जीवन क्रिया में देखते हैं ना, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, है ना, वो 5 एक लेयर्स बनी रहती हैं। तो मन एवं वृत्ति की निर्विरोधिता के फलस्वरूप सुख है। तो सबसे नीचे मन है, उसके ऊपर वृत्ति है। तो मन और वृत्ति के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, है ना, वो वाली स्थिति जो है उसको सुख कह रहे हैं। अब ये निर्विरोधिता या ये कॉन्फ्लिक्ट, फ्रीडम फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, ये कैसे आएगी कि मन जो है, वृत्ति उससे ज्यादा श्रेष्ठ, ज्यादा विकसित फैकल्टी है। तो वृत्ति को, वृत्ति की, मतलब वृत्ति है ये अपने में स्वीकार हो, और मन वृत्ति के अनुसार चले, है ना। तो मन वृत्ति के अनुसार चलेगा, तभी मन और वृत्ति में निर्विरोधिता होगी। नहीं तो क्या होता है, अगर वृत्ति की तरफ ध्यान नहीं रहता तो मन के अनुसार वृत्ति चलती है ना। तो फिर जो एक कम श्रेष्ठ फैकल्टी है, वो अधिक श्रेष्ठ फैकल्टी को एक तरह से आदेश दे रही है ना? उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है, उसमें गड़बड़, उसमें सारी समस्याएं वो शुरू रहती, शुरू उसमें प्रकट होती। तो मन और वृत्ति की निर्विरोधिता, मतलब मन जो है वो वृत्ति की तरफ देखता है मार्गदर्शन के लिए, तो ये सुख है। फिर इससे अगले में आया वृत्ति और चित्त की निर्विरोधिता में शांति। फिर चित्त और बुद्धि की निर्विरोधिता में संतोष, और बुद्धि और आत्मा में निर्विरोधिता को आनंद के स्वरूप में अनुभूत होता है। और फिर इसी को कहीं कहीं पर मध्यस्थ दर्शन में एक परमानंद शब्द भी आता है ना। यहाँ पर तो सुख, शांति, संतोष, आनंद है। फिर कहीं ना कहीं पर कभी कभी बाबा जी ने परमानंद शब्द भी यूज किया है, कि आत्मा की व्यापक में अनुभूति को परमानंद। ठीक है, तो
जीवन में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, तो मन और वृत्ति के बीच में निर्विरोधिता, उसको सुख बोल रहे हैं। वृत्ति और चित्त के बीच में निर्विरोधिता, है ना? तो ये निर्विरोधिता कैसे होगी? जब लोअर फैकल्टी हायर फैकल्टी के एग्जिस्टेंस को स्वीकारती है, उसके बारे में अवेयर होती है, और अवेयर होती है तो उसकी श्रेष्ठता को स्वीकारती है, तो उससे मार्गदर्शन लेती है। तो ये वाला काम जो है ना, ये हमें अपने में देखना है। हम सब मानव जो है वो शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। जीवन जो है उसका एटॉमिक फॉर्म में बाबा जी ने एक उसको मॉडल लेकर के जैसे रखा, तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये अपने में हम जितना देख पाते हैं कि अपने में अवेयरनेस बनती है कि नहीं बनती, कि मेरे अंदर भी इसी लेयर्स के हिसाब से काम हो रहा है, और ऊपर की लेयर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है या नहीं है, या मन ही चला रहा है वृत्ति को, या वृत्ति के अनुसार मन चलता है ना? ये दो स्थितियां हो सकती हैं। या मन ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, तो फिर तो जो है वो वृत्ति भी मन की जो रिक्वायरमेंट्स आती है उसको फुलफिल करने में लग जाती है। और जो जागृत मानव है उसमें क्या होगा कि आत्मा से शुरुआत होते हुए सारी फैकल्टीज जो है वो लोअर फैकल्टीज को उस तरह से गाइड करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। तो उसमें जो है वो सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये जो है इस पैराग्राफ में मुझे लगा कि इसको मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहता था। कनेक्टेड था, एक ही अनुभूति पहले थी, ये मुझे लगा कि आपके सामने एक बार, आप लोगों ने भी की होगी बात, लेकिन ये मेरे को लगा कि इसको एक बार टच अपॉन कर लेते हैं। ठीक है, और बताएं। और जो मुझे लगा कि जो 103 में जो लास्ट अनुभूति है, इसमें पूरा एक तरह से वो जो ये टाइटल है इस चैप्टर का, उसके बारे में उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि सफलता और कल्याण कैसे सिद्ध होता है। तो ये भी बहुत अच्छी अनुभूति है, महत्वपूर्ण। इसको पढ़ लेते हैं दीदी। मतलब ये वाला कह रहे हैं? हाँ जी, मतलब व्यवहार के नियम कैसे होंगे, तो ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। न्याय से पद, उदारता से धन, दया पूर्वक बल, सच्चरित्रता से रूप तथा विज्ञान व विवेक से बुद्धि, निष्ठा से अध्ययन, कर्तव्य से सेवा, संतोष से तप, स्नेह से लोक, प्रेम से लोकेश, आज्ञा पालन से रोगी, एवं बालक की सफलता एवं कल्याण से। बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। नहीं, हर एक को जो है वो बेसिकली ऐसा पढ़ सकते हैं, न्याय से पद की सफलता एवं कल्याण सिद्ध है, उदारता से धन की सफलता एवं कल्याण सिद्ध है, दया पूर्वक बल की सफलता एवं कल्याण सिद्ध है। इस तरह से एक एक को पढ़ते हुए हम इंडिपेंडेंटली भी देख सकते हैं। आज्ञा पालन से रोगी एवं बालक की सफलता एवं कल्याण सिद्ध है, इसको हमने पिछले 1 महीने में बड़े अच्छे से देखा है। हम सब रोगी रहे और डॉक्टर का और जो घर में बाकी लोग ठीक है उनके आदेशानुसार चला जाए, उसी से ही अपना कल्याण है। ठीक हो गया? मैं भी पार्टिसिपेंट्स में देख रहा हूँ, डॉक्टर राजेश जी भी आए हुए हैं। भैया स्वागत है आपका। राजेश भैया नमस्कार। आवाज आ रही है राजेश भैया? अनम्यूट करके बोले। चलिए कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, और बताएं। तो ये मतलब ये हो गया था ऐसा मान के चले, या इस पे कुछ चर्चा करनी है किसी और पॉइंट पे, तो बताएं सुनील भाई।
नहीं, मेरे ख्याल से हो गया है। आगे बढ़े फिर चैप्टर 15 पे चल पड़े। हाँ जी भैया। एक मिनट भैया, ये इससे पहले एक वो सहज हम डिस्कस कर रहे थे उस दिन, हाँ जी हाँ जी। ये जो पीछे था 102 में, अच्छा बताएं किधर इसमें पे? आत्मा के पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं ना सारे। हाँ 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 हाँ, यस यस, ये वाले। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, सहज भी लिखा हुआ है। दृष्टा, महत्व, पुरुष केंद्रीय, स्वस्वरूप, अधिनास्ट, सहज, अधिष्ठान, सहज, सर्वज्ञ। आत्मा, यह सब एक ही पर्यायवाची संज्ञाएं हैं, हाँ एक ही तत्व है। हाँ, तो इसमें हम सोच रहे थे कि ये सहज का मतलब मीनिंग क्या होगा यहाँ पे। बाकी नीचे भी एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, इसी में सेकंड सेंटेंस जो है, हाँ इन सब संज्ञाओं से संबोधित या निर्देशित एक ही तत्व है, हाँ वह चैतन्य परमाणु सहज मध्यांश है। हाँ, वहां पे तो भी सहज यूज किया हाँ हुआ है। हाँ, तो भैया ये वाला जो सहज है ना, ये वाले सहज को तो हम का कह सकते हैं, वह चैतन्य परमाणु का मध्यांश है। हम्म, ठीक है, तो ये जो सहज शब्द है इसको मतलब का के इक्विवेलेंट भी एक एक तरह से बाबा जी ने उस कॉन्टेक्स्ट में भी काफी बार यूज किया है। तो यहाँ पर तो सीधा का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। चैतन्य परमाणु का मध्यांश, है ना। आत्मा को जो है वो चैतन्य परमाणु के मध्यांश के रूप में कह रहे हैं, तो चैतन्य परमाणु का मध्यांश, ठीक है। एक सहज जो है वो उसको नेचुरल के सेंस में यूज करते हैं। हाँ, हमने भी यही अंदाजा लगा रहे थे कि ये नेचुरल या हाँ, तो ये वाला जो सहज है इसको हम उस तरह से यूज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल जो है वो मतलब अब इसको थोड़ा सा अपने में देखना पड़ेगा। मैं भी ऐसा बोलने में आ रहा हूं तो मेरे पास भी शब्दों की कमी रह जाती है। जैसे दृष्टा है ना, दृष्टा को तो हम समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, महत्व तत्व, पुरुष, केंद्रीय, स्वस्वरूप, अधिष्ठान, सहज, सर्वज्ञ, है ना, आत्मा, यह सब एक ही की पर्यायवाची संज्ञाएं हैं। तो अब जैसे सर्वज्ञ है ना, तो सर्वज्ञ को कैसे रिलेट करेंगे आत्मा के साथ में, तो भाई हम सब कुछ जानना चाहते हैं, तो अस्तित्व में जो कुछ भी है वो मैं जानना चाहता हूँ। तो वो जानना चाहता हूँ, कौन जानना चाहता है, वो आत्मा ही जानना चाहती है। तो जब वो जान जाती है तो उसको सर्वज्ञ कहेंगे, जब तक नहीं जाना है तब तक उसको सर्वज्ञ नहीं कहेंगे, है ना। सर्वज्ञ मतलब एक तरह से सब कुछ जाना हुआ, सर्वज्ञानी टाइप का, उस तरह से कहें। और ये दृष्टा भी वही है कि जिसने अस्तित्व को देख लिया, समझ लिया, उसको कह रहे हैं ना। तो जागृत मानव ही है, जागृत जीवन ही दृष्टा है ना। बाकी सब मानव दर्शक के रूप में है, वो देख रहे हैं, अभी समझा नहीं है। तो जिसने देख भी लिया, समझ भी लिया, उसको दृष्टा कहा। तो ये ही, इसी को ही अब इस सारे चर्चा को अगर रिलेट करते हुए इसका एसेंस लें, तो सहज का भी क्या मतलब हुआ कि अस्तित्व सह अस्तित्व है ना। तो अस्तित्व एक सहज रूप में है, उसको मैं सहज रूप में स्वीकार करता हूं तो मैं भी सहज हो जाता हूं। जब तक मैं अस्तित्व को सह अस्तित्व के रूप में नहीं स्वीकार करता, तब तक मुझे अस्तित्व में संघर्ष दिखता है। संघर्ष दिखता है तो मैं चिंतित होता हूं, मैं चिंतित होता हूं तो फिर मैं सहज नहीं होता हूं, है ना। फिर मैं अस्थिर होता हूं, अनस्टेबल होता हूं, ठीक है। तो स्टेबल या अनस्टेबल कौन हो रहा है, ये भी आत्मा ही है। बेसिकली मैं ही हूं जो जो सहज होता है या असहज होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से देखें तो हम इनके बीच में एक जो कनेक्शन है सब शब्दों में, वो देख पाएंगे।
ठीक है। ठीक है। शालिनी दीदी भी आ गई। शालिनी दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया, हाउ आर यू? हाँ दीदी बेटर हैं, काफी बेटर हैं, बस थोड़ा वीकनेस वगैरह है, वो भी ठीक हो जाएगी समय के साथ। राइट। आप आप लोगों ने बताइए काफी ओडियल झेला, काफी ओडियल हो गया सारे और फैमिली में। पूरे देश ने झेला दीदी, पूरे देश ने झेला। आपके उधर नागपुर के क्या हालात हैं? बहुत बुरे थे, अभी थोड़ा कम हो रहे हैं, ओके। केसेस घर कम हो परिवार रहे में ठीक रहा? हैं। सब ठीक है। अब ठीक है या ठीक रहा? ठीक रहा। वी एक्चुअली आई थिंक वी हैड COVID-1, maybe we didn't get it tested. अच्छा अच्छा, We just took medicines and हम ठीक हो गए। चलो ओके पर ठीक यहाँ है। काफी केसेस हमारी पहचान के, काफी लोग चले गए और काफी लोग हॉस्पिटलाइज हुए, वो सब भी हुआ ही। ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अभी वैक्सीनेशंस तो ले लिए हमने। ओके लेट अस सी। पर ओके। बोलते हैं इसके बाद भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जो हाँ होगा देखेंगे। अभी बिल्कुल। क्या है, दर्शन पढ़ रहे हैं ना, बहुत चीजों में ठीक लग रहा है। मतलब हाँ, इट इज इतना ठीक है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा जैसे अगर पहले होता था तो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है दीदी। ये जो है ना, ये अपनी स्थिति का हम आकलन कर पाए कि जो कुछ हो रहा है उसको तो हम हैंडल करते ही हैं, लेकिन उससे अपने अंदर विचलित कितने होते हैं, डिस्टर्ब कितने होते हैं, अपसेट कितने होते हैं, ये भी अपने में एक जांचने का जो है वो मुद्दा रहता है दीदी। बिल्कुल। तो मतलब हम भी ये देख पाए कि काफी काफी मतलब अपने में ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, मतलब ये जितना समझे हैं ये भी काफी हेल्पफुल रहा है ये सारी सिचुएशंस को हैंडल करने में। बहुत कंफर्टेबल था। मतलब थी वीकनेस, बहुत थी वीकनेस, वाज हम्म ट्रेमेंडस, हम्म, लेकिन हो गया ठीक। ठीक है, गुड गुड। चलिए चैप्टर 15 कौन पढ़ेंगे इसको? इसका भी एक 1.5 पेज पढ़ लेते हैं, फिर बात कर लेंगे। मैं पढ़ लेती हूँ भैया। ठीक है दीदी। अध्याय 15 मानव सहज न्याय। मानव समुदाय न्याय तथा अवसर भेद से प्रवृत्त रहना स्पष्ट है। आश्रय, जिससे जिसका अस्तित्व या व्यवहार नियंत्रित है वह उसका आश्रय है। आश्रित के आश्रय पाने के नियम की नियंत्रण संज्ञा है। न्यायाश्रित मानव मात्र सत्यासत्य, धर्माधर्म तथा न्यायान्याय के ज्ञाता व्यवहारिक एकसूत्रता स्थापित करने में कुशल व निर्दोष जीवन में रत रहते हैं, जिससे ही मानवीयता संरक्षित है। अवसरवादी मानव प्रिय हिताहित लाभालाभ से ग्रसित तथा व्यवहार में दिखावा करते हैं, जिनसे असंतुष्टि, व्याकुलता व अनिश्चयता की पीड़ा ही उपलब्ध होती है, क्योंकि अज्ञान की मान्यताएं शीघ्र परिवर्तनशील हैं। अवसरवादी मानव के कर्तव्य का लक्ष्य भी सुख है, पर वह इस प्रणाली से सफल नहीं होता। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जीवन में क्लेश, कलह व आतंक उत्पन्न करने वाली समस्त प्रवृत्ति को सदोष विचार या अवसरवादी विचार और हर्ष, उत्साह, सह अस्तित्व, निर्भ्रमता को उत्पन्न करने वाले कार्य एवं विचार को निर्दोष विचार या न्यायवादी विचार की संज्ञा है। क्लेश, कलह व आतंक का कारण केवल संग्रह, द्वेष, अज्ञान, अभिमान एवं भय है। अवसरवादी विचार या सदोष विचार व्यवहार, हृदय, प्राण, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि के परस्पर विरोधी विचार हैं, जिससे शोक, खेद, तृषा, दुख, अशांति तथा असंतोष की पीड़ा होती है। व्यवहार व हृदय के परस्पर विरोध से शोक, हृदय व प्राण के परस्पर विरोध से खेद,
प्राण व मन के परस्पर विरोध से तृषा, मन व वृत्ति के परस्पर विरोध से दुख का, वृत्ति व चित्त के परस्पर विरोध से अशांति, चित्त व बुद्धि के परस्पर विरोध से असंतोष तथा बुद्धि के आत्मविमुख होने से अहंकार है। व्यवहार शरीर, हृदय, प्राण व मनाश्रित है। फलतः मन स्थिति क्रम से प्राण, हृदय व कर्म के आकार से कृति आकृति होती है। मन ही मेधस पर प्रभाव पूर्वक आशा अनुरूप आकार का संकेत करता है तथा बदले में सुख आस्वादन चाहता है। व्यवहार व हृदय, हृदय व प्राण, प्राण व मन, वृत्ति व मन तथा विरोध व निर्विरोध का प्रभाव मन पर ही है, क्योंकि मन ही रसास्वादन करने वाली जीवन क्रिया है। फलतः मन ही व्यवहार, हृदय, प्राण, वृत्ति, विरोधवश या निरोध से प्राप्त दुख व सुख का भोक्ता है। कारण क्रिया के अनुकूल सूक्ष्म, सूक्ष्म क्रिया के अनुकूल स्थूल व्यवहार क्रम से जागृति तथा फल स्वरूप समृद्धि व समाधान तथा इसके विपरीत क्रम से ह्रास तथा फल स्वरूप असमृद्धि व समस्या है। कारण क्रिया आत्मा एवं बुद्धि का सम्मिलित क्रिया की कारण क्रिया संज्ञा है। सूक्ष्म क्रिया चित्त, वृत्ति व मन के सम्मिलित क्रिया की सूक्ष्म क्रिया है। स्थूल शरीर पिंड पांचेंद्रियों से युक्त काया शरीर की स्थूल पिंड संज्ञा है। कारण क्रिया के बिना सूक्ष्म क्रिया तथा कारण व सूक्ष्म क्रिया के बिना स्थूल पिंड रूपी शरीर का क्रियाकलाप नहीं है। हाँ बस दीदी रुक जाते हैं ठीक। थोड़ा सा, थैंक यू। तो ये काफी मेरे को लग रहा है कि काफी पावरफुल अनुभूतियां हैं इसमें, एक एक करके बात भी कर लेते हैं। तो मानव सहज न्याय, न्याय मानव समुदाय न्याय तथा अवसर भेद से प्रवृत्त रहना स्पष्ट है। तो इसको जो है ना बाबा जी ने दो शब्द यूज किए हैं, समुदाय और संप्रदाय। ठीक है, तो मतलब ये भी कॉन्टेक्स्ट के साथ में चेंज होता है। जब समुदाय और संप्रदाय को देखते हैं तो समुदाय को मोस्टली बाबा जी ने रखा है कि जो जागृति की ओर मानव समूह चलना चाह रहा है या चल रहा है या जागृत हो चुका है उसको समुदाय कह रहे हैं, और जिसका जागृति की तरफ कोई ध्यान नहीं है लेकिन फिर भी एक मानव समूह तो है ही, है ना। तो जिन स्थितियों में हम आज तक हैं, आजकल है, और हिस्ट्री में भी हमने जितनी भी स्थितियां पढ़ी हैं उनमें काफी बार ऐसा ही लगता है कि मानव एक समूह के रूप में, किसी राज्य के रूप में, किसी राजा के अंतर्गत, किसी सरकार के अंतर्गत, ऐसे करके हमने मानव समूह तो देखे ही हैं। जागृति उनका लक्ष्य रहा हो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इनको समुदाय कहा गया है। और संप्रदाय जो है ना उसको बाबा जी ने बोला है कि जिनकी जागृति की तरफ जा रहे हैं या जागृति लक्ष्य के रूप में स्वीकारा है या जागृत हो चुके हैं, उनको संप्रदाय बोला। तो संप्रदाय और समुदाय इसको अलग अलग करके भी बोला, और कई जगह पे कॉन्टेक्स्ट के अनुसार कोई भी मानव समूह है तो उसको समुदाय ही बोल दिया। तो यहाँ पर समुदाय को किसी भी मानव समूह को बोल दिया और उसको दो पार्ट्स में रख दिया। न्याय और अवसर भेद से प्रवृत्त रहता है। मानव समुदाय जो है वो न्याय भेद से या अवसर भेद से प्रवृत्त रहता है। तो जो न्याय भेद से प्रवृत्त रहता है उसको संप्रदाय बोला है, जब बिल्कुल हम टेक्निकल भाषा यूज करेंगे। और जो अवसर भेद से रहता है उसको समुदाय बोला। आश्रय क्या है? जिससे जिसका अस्तित्व या व्यवहार नियंत्रित है वह उसका आश्रय है। और फिर ये आगे वाली लाइन जो ये भी मेरे को काफी अच्छी लगती है अनुभूति। आश्रित के आश्रय पाने के नियम की नियंत्रण संज्ञा है। तो मैं किसी के ऊपर आश्रित हूं, मतलब मैं उसी में ही आश्रय
पाना चाहता हूँ। जैसे इसको अगर बिल्कुल हम नॉर्मल उदाहरण लेके चले तो कोई व्यक्ति जो है वो धन जो है वो उस पे ही आश्रित, तो उसको ऐसा लगता है कि धन के आश्रय में ही सुख है ना? जितना धन होगा उतना उतना मैं सुखी रहूंगा, तो वो धन से नियंत्रित रहता है। तो इसको नियंत्रण शब्द जो है इसको बाबा जी ने यहाँ प्लेस कर दिया। आश्रित के आश्रय पाने के नियम की नियंत्रण संज्ञा ना। आश्रय क्या है? जिससे जिसका अस्तित्व, उसका होना या उसका व्यवहार, उसका रहना, होना और रहना दोनों नियंत्रित है, वही उसका आश्रय है। ठीक है, तो ये मतलब ये अपने में सोचने के लिए काफी काफी गहरा मेरे को ये दोनों अनुभूतियां जो है ये लगती है। आप भी थोड़ा सा और इसको, वैसे क्लियर भी हो रहा है लेकिन लगे तो और भी इस पे ऊपर सोचा जाए। न्याय आश्रित मानव मात्र सत्य सत्य, धर्म धर्म तथा न्याय न्याय के ज्ञाता, व्यवहारिक एक सूत्रता स्थापित करने में कुशल व निर्दोष जीवन में रत रहते हैं। कौन रहते हैं ये? न्याय आश्रित मानव, जिससे कि मानवीयता संरक्षित है। तो ये न्याय आश्रित मानव जो है वो न्याय धर्म सत्य के ज्ञाता, व्यवहारिक एक सूत्रता स्थापित करने में कुशल और निर्दोष जीवन में रत रहते हैं। अवसरवादी मानव प्रिय हित लाभ से ग्रसित, मतलब प्रिय अप्रिय हित हित लाभ लाभ से ग्रसित तथा व्यवहार में दिखावा करते हैं, जिनसे असंतुष्टि, व्याकुलता व अनिश्चयता की पीड़ा ही उपलब्ध होती है, क्योंकि अज्ञान की मान्यताएं शीघ्र परिवर्तनशील है। अवसरवादी मानव के कर्तव्य का लक्ष्य भी सुख ही है ना? जो अपॉर्चुनिस्टिक ह्यूमन बींग्स हैं वो भी होना तो सुखी ही चाहते हैं, लेकिन प्रिय हित लाभ के दायरे में रहते हुए वो सफल नहीं हो। तो ये जो ऊपर न्याय और अवसर भेद लिखा, इन दोनों अनुभूतियों में इनको खोल के बताया, ये वाली न्याय वाले भेद से क्या हो रहा है और ये अवसर वाले भेद से क्या हो रहा है। तो न्याय वाले से मानवीयता संरक्षित रहती है, अवसरवादी से मानवीयता भी संरक्षित नहीं रहती है और मानव खुद भी सुखी नहीं होता। इसको हम लोगों ने आजकल के जीवन में हम देख ही पा रहे हैं। मतलब सब लोग रहना तो सुखी ही चाहते हैं, लेकिन होना चाहते हैं, लेकिन जितना हम लोगों ने धरती खराब कर दी, रिसोर्सेज डिप्लीट कर दिए, हवा खराब हो गई, पानी कम हो रहा है, एंड में जाके चिंता ही होती रहती है और फिर आदमी सुखी नहीं हो पाता। तो इतना हो गया। शिल्पा दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं पूछ रही थी कि जो ये सेकंड आश्रय इसलिए दिया है कि हमारा आश्रय न्याय है या अवसर है, मतलब जिससे हम नियंत्रित होते हैं। हाँ, मतलब ये इस तरफ ध्यान चला जाए कि मैं किसके आश्रय में हूँ। मैं प्रिय हित लाभ के आश्रय में हूँ, मतलब मैं अवसरवादी व्यवहार के आश्रय में हूँ, या मैं न्याय धर्म सत्य के आश्रय में हूँ, है ना? जी, ये अपने में जांचने का मुद्दा जो है ये धीरे धीरे बन ही जाएगा। भैया आश्रय और कारण में कितना सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी है? अभी ना कारण आने वाला है। अभी हमने जब रीडिंग की थी तो ये आगे चल के ना कारण, सूक्ष्म और स्थूल, ये तीन शब्द जो है ना, ये कारण, सूक्ष्म और स्थूल, है ना, इनको एक कॉन्टेक्स्ट में रखा गया मध्यस्थ दर्शन में। यहाँ पहुंचते हैं तो इसको भी देख लेंगे डिटेल जी में। भैया ये लाइन है, अज्ञान की मान्यता शीघ्र परिवर्तनशील है, इससे क्या मतलब हुआ? तो एक्चुअल में ना यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में बाबा जी ने दो शब्द जो है वो बड़े इंटरेस्टिंगली दिए हैं, जिसको सोम भैया शिविर में, सभी लोग शिविर जब भी करते हैं तो उसको बड़े अच्छे से रखते हैं। जानना और मानना में क्या अंतर है ना? आपने भी शिविर किया गुरलीन जी, तो आपको भी याद होगा कि हम जितना मानने के आधार पर जीते हैं उतने हमारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, क्योंकि मानना जो होता है ना ये बदलता रहता है। जानना मतलब जो जैसा है उसको वैसा जान लिया, फिर वो बदलता नहीं है।
तो यहाँ पर उसी चीज को कह रहे हैं कि जब तक हमने किसी चीज को जाना नहीं है तब तक हम उसको अज्ञान की कैटेगरी में रखेंगे। तो अज्ञान की कैटेगरी में मान्यताएं हैं, वो परिवर्तनशील ही रहती हैं, क्योंकि किसी चीज को जाना नहीं है। आज वो किसी तरह से लगती है, कल किसी और तरह से लगती है, परसों किसी और तरह से लगती है, तो वो हमेशा से चेंजिंग वाला पार्ट लगता है। तो अज्ञान की मान्यताएं शीघ्र परिवर्तनशील है, इसको इस तरह से देख लेते हैं। जब हम किसी चीज को जान जाते हैं तो फिर उसमें हमारी जो जो उसके कंक्लूजन्स हैं, जो उसके निष्कर्ष हैं, जानने के बाद में वो बदलते नहीं। इस चीज को आप अपने में, मतलब अपने जीने में भी ट्राई करके देख सकते हैं। दीदी ठीक लग रही है इतनी बात? हाँ जी भैया, हाँ जी, हाँ जी। तो जानने के बाद में एक स्टेबिलिटी रहती है, और जब तक जाना नहीं रहता तब तक जो डाउट रहता है उसमें ही आदमी का सारा हिलना डुलना अपने अंदर जो होता है ना, वो वही रहता है कि भैया ये ठीक है या वो ठीक है, पता ही नहीं है। उसी में ही अपने अंदर सारी मान्यताएं जो है वो बदलती रहती है, परिवर्तनशील है, यही कह रहे हैं यार। ठीक है जी भैया। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय जीवन में ये हमारे जीने के 5 स्थितियां हैं। इसको भी हमने, मेरे को याद है लास्ट मंथ भी जब हम बात कर रहे थे तो ये 5 बाबा जी ने स्थितियां बताई हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक, कौटुंबिक, पारिवारिक या कौटुंबिक, फिर सामाजिक, फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जीवन में क्लेश, कलह वो आतंक उत्पन्न करने वाली समस्त प्रवृत्ति को सदोष विचार या अवसरवादी विचार कहा गया। इसको लिंक कर रहे हैं यहाँ पर। ये पहले वाली जो अनुभूति पड़ी ना, ये निर्दोष जीवन में रत रहते हैं जो न्याय आचरित मानव है, और फिर जो अवसरवादी मानव है वो निर्दोष का उल्टा क्या हो गया, उसको अवसरवादी मानव जो है वो सदोष जीवन में, उनके जीवन में दोषपूर्ण व्यवहार रहेगा, गलतियां होंगी, इस चीज को कह रहे हैं। तो सब इनमें, इन 5 स्थितियों में जीवन में क्लेश, कलह, आतंक उत्पन्न करने वाली समस्त प्रवृत्ति को सदोष विचार या अवसरवादी विचार, और हर्ष, उत्साह, सह अस्तित्व, निर्भ्रमता को उत्पन्न करने वाले कार्य विचार को निर्दोष विचार या न्यायवादी विचार। तो ये भी ना परंपरा के शब्द हैं, सदोष और निर्दोष। तो यहाँ पर बाबा जी ने उसको बड़े अच्छे से प्लेस किया। 6 दृष्टि हैं। प्रिय हित लाभ, न्याय, धर्म, दर्श, सत्य। प्रिय हित लाभ में जीते हुए अमानवीय व्यवहार है, न्याय, धर्म, सत्य में जीते हुए मानवीयतापूर्ण व्यवहार है। तो मानवीयतापूर्ण व्यवहार जो है वही निर्दोष निर्दोष जो है वो व्यवहार है, और उसके पीछे की जो विचार है उसको निर्दोष विचार जो है वो कहा, और प्रिय हित लाभ वाले जो विचार है उसको सदोष विचार कहा। तो ये बड़े अच्छे से जो है वो परंपरा के शब्दों को बाबा जी बार बार प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, जो मध्यस्थ दर्शन में जो भाषा यूज कर रहे हैं उसके साथ। ठीक, ये अब यहाँ लिखा कि क्लेश, कलह व आतंक उत्पन्न करने वाली। अब ये कहा अगले में, क्लेश, कलह व आतंक का कारण केवल संग्रह, द्वेष, अज्ञान, अभिमान एवं भय है। यही 5 जो है वो कारण है क्लेश, कलह व आतंक। तो जो बौद्धिक नियम थे ये उसका उल्टा है ना। बौद्धिक नियम आपको याद है क्या बोले थे? 5 बौद्धिक नियम क्या थे? असंग्रह, स्नेह, है ना, वो विद्या, सरलता, ये सारे जो थे ये बौद्धिक नियम थे। तो उसका उल्टा वाला जो है वो क्लेश, कलह व आतंक का कारण बनता है। अवसरवादी विचार या सदोष विचार व्यवहार, हृदय, प्राण, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि के परस्पर विरोध विचार है, जिससे क्षोभ, खेद, तृष्णा, दुख, अशांति, असंतोष की पीड़ा रहती है ना। तो अभी हमने पिछले चैप्टर में जो देखा, जो अभी हमने किया था ना, ये निर्विरोध होना, मैं उसको दिखाता हूँ फिर से, जो हमने एक सेंटेंस देखी, एक अनुभूति देखी थी कि मन वृत्ति की निर्विरोधिता सुख है, वृत्ति चित्त की निर्विरोधिता शांति है। तो ये आपस में जो ये फैकल्टीज हैं, इनकी जो निर्विरोधिता है, इनसे सुख, शांति, संतोष, आनंद है। तो इनके बीच में जो विरोध होता है,
इनके बीच में जो विरोध होता है उससे क्या होगा, फिर उससे सुख की जगह दुख होगा, शांति की जगह अशांति होगी। इसी को बोल रहे हैं दुख, शांति की जगह अशांति होगी, संतोष की जगह असंतोष होगा। ये वाली पीड़ा जो है वो अवसरवादी विचार या सदोष विचार, क्योंकि वो आपस में परस्पर विरोधी रहते हैं, आपस में भैया तालमेल नहीं रहता। इसमें व्यवहार हृदय प्राण को भी ऐड करा है। हाँ, इसमें इसको भी ऐड किया है। इसको जो है ना, मैं अभी टेम्परेरीली पेंडिंग में लेकर चल रहा हूँ। आप देखिए इसको, सुनील भाई आप इसको कैसे देखते हैं? यहाँ पर जो व्यवहार हृदय प्राण जो है, इसको मतलब अगर देखें तो कुछ आपने इसके ऊपर ज्यादा सोचा हो तो? नहीं भी अभी तो नहीं समझ में आ रहा। हम्म। तो व्यवहार जो है हम शरीर से करते हैं, और शरीर को चलाने के लिए हृदय जो है ना, जो जिसको हम कहते हैं कि मतलब हार्ट बीट जो है, हार्ट ही पूरे शरीर में ब्लड को पंप कर रहा है। तो व्यवहार या कार्य जो है वो हम शरीर से करते हैं। शरीर को चलाने के लिए मेन जो एक बल का कारण जो है वो हृदय है। और फिर ये शरीर और हृदय चलता रहे, इसके लिए जो हमारे ये वायु वाला पार्ट है ना, ये प्राण वाला पार्ट जिसको हम ऑक्सीजन से रिलेट करते हैं, ये वाली 3 चीजें यहाँ पर बाबा जी ने ऐड की है। तो मतलब मैं इसको भी पूरी तरह से समझा नहीं हूँ, मैं सच बात बताऊं तो, लेकिन इसको मोटा मोटा सा ऐसा देख सकते हैं। तो इसके बाद में जो आता है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, ये सीधा जीवन वाला पार्ट है। व्यवहार, हृदय और प्राण, ये इसको जो हम शरीर के साथ में, भौतिकता के साथ में रख सकते हैं। तो मानव जो है वो शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। इससे एक टोटलिटी में हम उसको देख पाते हैं। तो ये जो क्षोभ, खेद और तृष्णा, ये वाले शब्द जो है, इनको इन 3 के साथ में रिलेट किया है ना। ये बस हम अपना भी ध्यान रखें, और धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी क्लियरिटी बने, अभी हम सिर्फ लिंकेज देख पाए कि इन 3 शब्दों को इनके साथ में रिलेट कर रहे हैं, और मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा जो है उसको सुख, दुख, शांति, अशांति, संतोष, असंतोष, इसके साथ में रिलेट कर रहे हैं। इतना ठीक है गुरलीन जी? हाँ जी ठीक है भैया। ना, तो मतलब शरीर है, शरीर को चलाने के लिए हार्ट है, और जो है एक हमारे अंदर एक एक वायु का, ऑक्सीजन का जो है वो शरीर बने रहने में, शरीर स्वस्थ रहने में उसका जो है एक रोल है। उसको, उसी को ही फिर इसी को जो है ना वो आगे चल के कह रहे हैं, व्यवहार और हृदय के परस्पर विरोध से क्षोभ, है ना, इनमें भी तालमेल रहता तो ठीक रहता, लेकिन तालमेल नहीं है, तो ये क्षोभ, यही वाला क्षोभ जो था। फिर हृदय और प्राण के परस्पर विरोध से खेद, प्राण और मन के परस्पर विरोध से तृषा, मन व वृत्ति के परस्पर विरोध से दुख। ये वाली बात हमने पहले देख ली। मन और वृत्ति में निर्विरोध रहेंगे तो सुख, और मन और वृत्ति के परस्पर विरोध है तो दुख। वृत्ति और चित्त के परस्पर विरोध से अशांति, क्योंकि वृत्ति और चित्त का निर्विरोध था तो शांति थी। इसी तरह से चित्त और बुद्धि के परस्पर विरोध से असंतोष, चित्त और बुद्धि का निर्विरोध होता तो संतोष होता, और बुद्धि के आत्म विमुख होने से अहंकार है ना? तो बुद्धि के बाद में जो आत्मा है, तो बुद्धि आत्मा के अस्तित्व को ना पहचाने, उससे इग्नोरेंट रहे, अनअवेयर रहे, तो वो अहंकार को जन्म देता है। तो बुद्धि ही मैं नहीं हूं, है ना, आत्मा जो है वो मैं हूं, और आत्मा जो है वो बुद्धि से श्रेष्ठ है। तो बुद्धि भी आत्मा की ओर देखे, आत्मा के मार्गदर्शन में रहे, है ना, तो आत्मा के आश्रय में रहे, उसको जो है वो फिर उनके बीच में निर्विरोधिता है। नहीं तो बुद्धि जो है वो आत्म विमुख हो जाती है, उसको अहंकार शब्द यूज किया है उसके। अब कह रहे हैं कि व्यवहार जो क्या है, व्यवहार शरीर, हृदय, प्राण व मन आश्रित है। फलतः
मन स्थिति क्रम से प्राण हृदय व कर्म के आकार से कृति आकृति होती है। ये आगे वाली लाइन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। मन ही मेधस पर प्रभाव पूर्वक आशानुरूप आकार का संकेत करता है तथा बदले में सुखास्वादन चाहता है। ठीक है, तो ये अब जो है ना भाषा के रूप में आ रहा है, इसको हम ब्लॉक डायग्राम में अपनी कल्पना करें कि कह क्या रहे हैं कि जीवन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसको मन कह रहे हैं। मन मेधस पर, अब मेधस शरीर का पार्ट हो गया, ब्रेन या मस्तिष्क को मेधस कह रहे हैं। मन मेधस पर प्रभाव पूर्वक आशानुरूप आकार का संकेत करता है ना। तो मन और मेधस के बीच में जो है वो एक्सचेंज होता है, मतलब तो वहां पर संकेत करता है, वहां पर कुछ कहता है कि भैया ऐसा करना है और बदले में सुख आस्वादन चाहता है। बेसिकली मन शरीर को आदेश दे रहा है मेधस के माध्यम से कि भैया ऐसा करो ना। हम भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, सुबह से शाम तक शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में मन से ही ब्रेन को संकेत जाते हैं कि ये करना है। ठीक है, और करना क्यों है? बदले में सुख आस्वादन चाहता है, मन सुख चाहता है। ठीक है, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार अगर वो जीवन जो है वो जागृत होता है तो एक्चुअल में सुख अचीव होता है, और जीवन जागृत नहीं रहता तो भ्रमित अवस्था में भी मन कुछ ना कुछ करवाता ही रहता है शरीर से, लेकिन बदले में रिजल्ट जो है जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलता। उसको जो है वो हम दुख के रूप में पहचानते हैं। तो मन मेधस पर प्रभाव पूर्वक आशानुरूप आकार का संकेत करता है तथा बदले में सुख आस्वादन चाहता है। इसी को आगे भी थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहे हैं। व्यवहार व हृदय, हृदय व प्राण, प्राण व मन, वृत्ति व मन, इन्हीं के विरोध व निर्विरोध का प्रभाव मन पर है, क्योंकि मन ही रसास्वादन करने वाली जीवन क्रिया है। रसास्वादन को ही हम सुखास्वादन कह सकते हैं, है ना। तो मन ही सुख दुख का आस्वादन करता है जीवन में। फलतः मन ही व्यवहार, हृदय, प्राण, वृत्ति विरोधवश या निर्विरोध, तो इन सब में विरोध होता है तो दुखी होता है, और इन सब में निर्विरोध होता है, तालमेल रहता है तो सुख का भोग। ठीक है, तो इन सब में तालमेल है या इन सब में कॉन्फ्लिक्ट है, इसी पे डिपेंडेंट है कि आखिर में मन जो है दुखी होता है या सुखी होता है। हाँ जी शिल्पा दीदी कुछ कह रहे हैं? हाँ भैया, एक्चुअली बस मैं कहना चाह रही थी कि हमने जो वो वायु के अलग टाइप्स किए थे ना इसके पहले चैप्टर में, हाँ तो हाँ उसका मैंने शेयर भी किया था एक्चुअली चैट में। तो मुझे ये जगह वो बड़ा अच्छा मिला था, अपान वायु और इन सब का। तो जो यहाँ पर वो बार बार व्यवहार और हृदय प्राण की बात कर रहे हैं, तो कैसे मतलब जो वो वायु है जो वो हमारी बॉडी में फ्लो होती है, उससे हमारे मेंटल स्टेट्स क्या होते हैं। तो जैसे उसमें था कि अपान वायु अप्लाइज टू द माइंड्स एबिलिटी टू लेट गो ऑफ डिफिकल्ट थॉट्स एंड मेमोरीज रादर देन होल्ड ऑन टू देम, ऐसे करके ना उन्होंने हर उसका दिया हुआ है। वो मैं लिंक फिर से शेयर कर दूंगी, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग भी है। तो मतलब बाबा जी ने उसको भी इसमें दर्शन में वो बात की है उसकी। गुड गुड गुड। मुझे एक सेकंड का टाइम। तो अभी रितु जी निकल रही थी तो मुझे लगा कि आप सब हालचाल पूछ रहे थे, तो रितु जी से आपकी हेलो भी करा दें। इनकी स्थिति ज्यादा खराब हो गई थी। तो नमस्ते भाभी, क्या हाल है? गुड टू सी यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आपको देखकर आज। हाँ। तो कैसी तबीयत है अब? अभी काफी बेटर है। ओके, गुड गुड। सबकी ब्लेसिंग। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। थैंक यू सो मच, अभी बहुत ठीक है और ठीक हो जाऊंगी, फिर मैं भी करूंगी ये सब ना। अभी तो थोड़ा होगा वीकनेस वगैरह ना, थोड़ी सी है लेकिन पहले से बहुत बेटर है, काफी बहुत बेहतर है। हाँ,
कब आई घर? मैं फर्स्ट ओके, अभी तो ठीक है। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज ना पूरी आ नहीं रही, बीच बीच में कम आ रही है। मैं ऐसा अभी आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है। हाँ, मुझे लग रहा है शायद मेरी थोड़ी सी आवाज कम हो गई। अभी थोड़ी सी एनर्जी आएगी ना, फिर पूरा दम आ जाएगा, है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल, आप अपना ध्यान हाँ, रखिए। नहीं बट अभी बेटर है, काफी बेटर है। आप लोग कीजिए अपनी क्लास, है ना? मैं बहुत ठीक हूँ अभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कि आपके साथ में बैठी हूँ। जी बिल्कुल। इसमें तो आप जितना रेस्ट लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत हाँ, एनर्जी पूरी चली जाती है बॉडी नहीं की, तो नहीं जितना नहीं, रेस्ट करेंगे उतना आपका रिगेन होगी एनर्जी। नहीं नहीं, रेस्ट ही हो रहा है अभी। लोग बहुत मेरा ध्यान रख रहे हैं, सारे पूरा सारा घर मेरा ध्यान रख रहा है। बहुत ठीक है अभी, बहुत ठीक हो जाऊंगी। थैंक यू, यू कैरी ऑन। आपकी टेक केयर। या थैंक यू। ठीक है। चलो, रितु जी निकल रहे थे तो मुझे लगा कि आप सब हाल पूछ भी रहे थे, तो हेलो भी हो बढ़िया गया। किया भैया आपने। अच्छा लगा आज भाभी से मिलकर। ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर थे हम, तो हाँ, है ना, जैसे शिल्पा दीदी बता रही थी कि वो उन्होंने जो भी डिटेल्स भेजी मैं देख नहीं पाया अभी उनको, लेकिन यहाँ पर जो है बेसिकली यही कह रहे हैं कि इन सब में जो आपसी तालमेल नहीं रहता है, ठीक है, जो आपसी तालमेल नहीं रहता है उसको विरोध, परस्पर विरोध कह रहे हैं, और जो आपसी तालमेल रहता है उसको परस्पर निर्विरोध कह रहे हैं, है ना। तो इसी से ही रेस्पेक्टिवली दुख या सुख का भोगना होता है। ये जो है इसको इस तरह से इस भाषा में लिखा। भैया हमारा कंट्रोल तो फिर मन से ही मतलब अगर हम कह रहे हैं कि विरोध है या नहीं है, तो उसको लाने में, एक पूरा एक हार्मनी में लाने में तो मेन मन, वृत्ति, चित्त का ही रोल होगा ना। बिल्कुल जीवन का ही रोल है दीदी, बिल्कुल जीवन का ही रोल है, क्योंकि शरीर का जो हृदय और प्राण व्यवहार है फिर वो उसके हिसाब से बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे थोड़ी देर पहले हमने आहार विहार और व्यवहार की बात की थी, तो देखिए अगर कुछ भी देखे ना, मानव का जो आहार है, मतलब आदमी खा क्या रहा है, ये भी जीवन का ही निर्णय रहता है ना। खाया बेशक मुंह ने खाया, हाथ ने उठा के मुंह में डाला, तो खाने की क्रिया शरीर से हो रही है, लेकिन निर्णय जीवन का ही रहता है कि क्या खाना है। तो तो ये जो सारा का सारा शरीर से होने वाली क्रियाएं हैं, उसके बैकग्राउंड में जितना हम समझते हैं, जितना ये क्लियरली हम इसको समझ पाते हैं और समझा पाते हैं कि ये सारा का सारा जीवन से ही जो है। अच्छा, तो जो जो शरीर कर रहा है वो जीवन के अंतर्गत ही कर रहा है, जीवन के आदेशानुसार ही कर रहा है, ठीक है। उसमें आउटर मोस्ट लेयर पे मन है। अब अगर मन जो है वो अपनी जो अपने से श्रेष्ठ फैकल्टीज हैं, वृत्ति, और वृत्ति के पीछे चित्त, चित्त के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे आत्मा, अगर मन उनका उनसे अवेयर नहीं है तो फिर मनमानी शुरू हो जाती है। काम अभी भी मन ही कर रहा है, लेकिन मन को गाइड करने वाला कोई नहीं है ना। तो मिसगाइडेड मन जो है वो सारे काम कर रहा है, इसमें गलतियां होती हैं। जागृत मानव जो है जीवन के स्वरूप का से उसकी अवेयरनेस होती है। मन के पीछे वृत्ति है, वृत्ति के पीछे चित्त है, चित्त के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे आत्मा है। इनका इस तरह से एक रोल है, इनका एक तालमेल है ना। ये प्रोग्रेसिवली श्रेष्ठ क्रियाएं हैं। अभी हमने 15th चैप्टर शुरू किया है। 17th चैप्टर एक्चुअल में सारा का सारा ना मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा के ऊपर है। तो जीवन क्रिया की पूरी डिटेलिंग जो है वो 17th चैप्टर में अभी आएगी, कुछ ही दिन की बात है। हम वहां पर पहुंचेंगे, उसको भी डिटेल में देखेंगे। तो जो आपका सवाल था कि ये
मन ही करवा रहा है, बिल्कुल मन ही करवा रहा है, लेकिन मन भी मनमानी कर रहा है या मन जो है वो जागृत जीवन का मन है, फिर वो तालमेल पूर्वक करे, फिर वो सही करेगा, फिर वो निर्दोष भाव से करेगा, है ना। नहीं तो फिर वो सदोष जो है वो दोषपूर्ण उसका फिर व्यवहार रहता है, ऐसे देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ गया ये जो रजत भाई ने पूछा था, वहां पर पहुंच गए। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसको जितना हम समझे उतना ठीक रहेगा। कारण, सूक्ष्म और स्थूल, है ना, ये काफी सेंट्रल थीम्स हैं पूरे मध्यस्थ दर्शन में। तो कोशिश करते हैं इसको भी थोड़ा सा, पहले भी आई हैं बातें लेकिन हर बार जो है नए तरीके से देखते हैं। कारण क्रिया के अनुरूप सूक्ष्म, सूक्ष्म क्रिया के अनुकूल स्थूल व्यवहार क्रम से जागृति तथा फलस्वरूप समृद्धि व समाधान, तथा इसके विपरीत क्रम से ह्रास तथा फलस्वरूप असमृद्धि व समस्या है। तो अब यहाँ पर परिभाषित क्या कर रहे हैं कि कारण क्या है? आत्मा एवं बुद्धि का सम्मिलित क्रिया को कारण कहा। किसको कारण कह रहे हैं? जीवन में जो 5 लेयर्स हैं उसमें जो ऊपर की टॉप की 2 लेयर्स हैं, आत्मा एवं बुद्धि, उसको जॉइंटली जो है कारण कह रहे हैं, कारण क्रिया। सूक्ष्म क्रिया किसको कह रहे हैं? जो नीचे की 3 लेयर्स हैं, चित्त, वृत्ति और मन, इनके सम्मिलित क्रिया को, इनके जॉइंट फॉर्म को सूक्ष्म कह रहे हैं। तो अब जीवन को 2 सब डिविजन्स कर दिए, कारण और सूक्ष्म। तो जो भ्रमित मानव है उसका जीना जो है वो सिर्फ सूक्ष्म में रहता है ना। मन, वृत्ति और चित्रण तक जो है वो उसका रहता है। और फिर जो जागृत मानव है वो बुद्धि और आत्मा भी जो है वो सूक्ष्म के साथ में रहते हैं। और स्थूल किसको कह रहे हैं? स्थूल शरीर, शरीर को स्थूल कह रहे हैं। पंच इंद्रियों से युक्त काया की स्थूल पिंड संज्ञा है ना। तो यहाँ पे पंच इंद्रियां बोला है, कहीं कहीं पे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ऐसे करके भी बोला है। तो भाषा ही है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कॉन्सेप्चुअली हम क्लियर हैं कि शरीर को जो है वो स्थूल कह रहे हैं, और शरीर को चलाने वाला जो विचार पक्ष है जिसको मन, वृत्ति, चित्त कह रहे हैं उसको सूक्ष्म कह रहे हैं। और उसके पीछे भी अगर बुद्धि और आत्मा तक की अवेयरनेस है उसको कारण कह रहे हैं। तो अवेयरनेस हो जाए, मतलब अवेयरनेस ना भी हो, कारण तो है ही, इट इज जस्ट डॉर्मेंट बेसिकली। तो कारण, सूक्ष्म और स्थूल, रजत भाई इस तरह से इसको यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में बोला। अगली अनुभूति में भी और इलेबोरेट कर रहे हैं। कारण क्रिया के बिना सूक्ष्म क्रिया तथा कारण व सूक्ष्म क्रिया के बिना स्थूल पिंड रूपी शरीर का क्रियाकलाप नहीं है। तो अगर जीवन नहीं है तो शरीर जो है वो क्रियाकलाप नहीं करेगा। जीवन के ही संकेतों के अनुसार शरीर का क्रियाकलाप। तो ठीक हो गया इतना? भैया बट जैसे अभी बात की थी कि सूक्ष्म में मतलब भ्रमित मानव रहता है, तो इसमें तो कह रहे हैं कारण क्रिया के बिना सूक्ष्म क्रिया, मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो हम कह रहे थे ना भ्रमित मानव है जो सूक्ष्म में ही रहता है, चित्त, वृत्ति, मन। तो कारण क्रिया के बिना सूक्ष्म क्रिया तथा कारण, तो देखिए बेसिकली क्या है, ऐसा नहीं है कि जीवन अधूरा है। मतलब जीवन में जीवन जो है ना, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का अविभाज्य स्वरूप है ना। ये वाली भाषा मध्यस्थ दर्शन में बार बार आई है। ये पांचों दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति में सिर्फ मन है और वृत्ति नहीं है, या मन, वृत्ति और चित्त है और बुद्धि और आत्मा नहीं है। तो हर जीवित मानव में जीवन है, और जीवन जो है वो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इसका इनसेपरेबल फॉर्म है। ठीक है, इट इज जस्ट कि वो कारण वाला पार्ट जो है बुद्धि और आत्मा वाला, वो डॉर्मेंट है।
ऐसा नहीं कह रही कि वो है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना हो, वो है हर एक में। इसीलिए बाबा जी ने बार बार कहा है हर मानव जागृत हो सकता है ना? क्योंकि वो रिसोर्स सबके पास में अवेलेबल है, सिर्फ प्रॉपर परंपरा की तरफ से मार्गदर्शन नहीं है। तो हम उसको अगर शिक्षा के माध्यम से या घरों में भी या जिस भी तरीके से बता पाए आने वाली पीढ़ी को, तो बता कब पाएंगे जब पिछली पीढ़ी को पता होगा कि भैया ये ऐसा है, तो उसकी अवेयरनेस बनती है, तो फिर जीने में उनका रोल भी आ जाता है। जीने में रोल आता है तो फिर सही कार्य व्यवहार होता है, नहीं तो वो डोरमेंट रहते हैं और आदमी से गलती होती रहती है। इतनी बात कह रहा हूँ। जी भैया, ठीक है। ठीक है, तो हमने इतनी ही रीडिंग की थी। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि हालांकि अभी है तो सही 10-15 मिनट, लेकिन मतलब इतनी रीडिंग में अगर किसी का कुछ चल रहा हो कि कुछ इस चीज के ऊपर और बात करनी है तो कर लेते हैं, अदरवाइज इससे अलग भी कुछ और भी कोई पुराने डाउट्स हो वो भी कर लेते हैं। नई रीडिंग जो है फिर उसको अब हम कल से करेंगे, इसको यहाँ से जो है अब हम कल से शुरू करेंगे। तो जितनी बात हो गई इस पे, या अदरवाइज पुरानी बातों में से भी अगर कुछ लगे कि कुछ था जो डिस्कस करने वाला है, थोड़ा सा समय लगाना हो तो लगा सकते हैं। भैया हाँ जी, पेज 100 पे एक्चुअली जो बल का है मैं वो पढ़ रही थी। संघर्ष व उत्पादन भेद से बल की प्रयुक्ति है। तो मतलब बल मतलब जो हम उत्पादन में यूज करते हैं अपनी शरीर की पावर, हाँ जी, तो मतलब या तो हम संघर्ष में उसको व्यर्थ कर देते हैं या हम कुछ उत्पादन में पॉजिटिवली यूज करते हैं, ये मतलब है इसका? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और वो उत्पादन भी जो है ना, वो भी लक्ष्य के अर्थ से देखा जाएगा कि वो उत्पादन भी जो है वो हम उसको पॉजिटिवली लें या ना लें। एटम बम का भी उत्पादन हो सकता है ना, होता भी है। मतलब जितने भी युद्ध की सामग्री है उस सब का भी उत्पादन हो रहा है, लेकिन वो जागृति की ओर लेकर जा रहा है या नहीं लेकर जा रहा है, इसको भी एक देखने वाली बात है। तो बल जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो बल की प्रयुक्ति जो है वो संघर्ष के लिए है या उत्पादन के लिए है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, थैंक यू। गुड भैया रजत भाई, आपके साथ में वेरी नाइस टू सी योर चाइल्ड आल्सो। बेटा वेलकम, वेलकम टू द मीटिंग। हेलो। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? पार्थ। पार्थ, वेरी नाइस। हाउ ओल्ड आर यू? 7। 7, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इंडिया आए हो कभी? कब आए थे? हाउ मेनी इयर्स अगो? Lives in India. My granny grandpa lives in India. When did you visit them? Last year. I think. Last year was the year before last. Yeah, October. Yeah, it was when I was 5 or 4, 5 or 6. Okay. Yeah, last year. Last. We missed the last year, isn't it? Last year nobody came to India. Have any special? Only COVID came to India. Do you have any question? You wanna discuss like what they're doing? No idea what they're talking about. You don't have any idea. My question is I don't have any idea what you're doing here. No problem, no problem. You grow up a little bit and then you will understand. You're trying to be happy. In one sense. Huh? Yeah, this is Hindi. This is Hindi. We are talking in Hindi. We have collected here to discuss about how to be happy. In India. No, not in India. Everywhere. Everywhere. Yeah. But you know how to be happy. Why are you guys happy if you already know how to be happy? How you can be happy? Tell me. How
you can be, how one can be happy. What we should do to be happy. We should do other things to other people that will feel happy to ourselves. Okay, which means kindness. We spread kindness to that person, and then we spread kindness to ourselves too. Good. 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 Yeah. Rajat bhai? There are some golden rules, and we just follow all the golden rules, and the head teacher does a good job for doing it. Okay, so you have some golden rules. Do they also teach you about values? Yes. Every year we have values, and that we have to respect in the year. If we follow it, then we can switch to another one. But if we don't follow that much, we have to still do it in the other year. Do you remember any value which you have recently practiced? Respect. Respect, okay. Kindness. Okay. And I forgot. Okay, no worries. Friendship? Yes, friendship. Okay, friendship is another value. That's good. So they are teaching here, like each month they are dedicating to one value. They've been trying to kind of give them some indications, like, so today is like we are celebrating friendship. We are celebrating respect. I think that's good, I guess. तो ओवरऑल हो ये रहा है कि सब जगह वही जो बेसिक वैल्यूज हैं उन पर ही फोकस किया जा रहा है. कभी इनसे या इनके टीचर से आप कभी मिले पेरेंट टीचर मीटिंग्स वगैरह में, तो ये ना अच्छा मुद्दा है कि वैल्यूज होती क्या है ना, तो वैल्यू एंड प्राइस में क्या डिफरेंस होता है. तो दैट्स ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू डिस्कस. हम लोग वैल्यूज की बात तो खूब करते हैं, एक्चुअल में वैल्यूज क्या होती है many times many people are not clear. मतलब मैं भी ये जीवन विद्या वाले कंटेंट आने से पहले अपनी भी हमारी क्लैरिटी नहीं थी कि हम वैल्यूज कहते किसको, राइट. तो वैल्यू की क्लैरिटी बन जाए तो हम वैल्यूज को जिंदगी में प्लेस कर पाते हैं. तो उस क्लैरिटी बनाने के लिए जो सबसे अच्छा मेरे को सवाल लगता है ना, वो ये लगता है कि वैल्यू एंड प्राइस में क्या डिफरेंस है. इसके ऊपर हम डिस्कशन चला पाए, पहले अपनी क्लैरिटी बन जाए, फिर डिस्कशन को छेड़ा जाए. सो यू नो दैट आल्सो कुड बी वेरी यूजफुल. ठीक है, गुड. बड़ा अच्छा लगा 1 महीने के बाद में आप सबसे मिलके. एंड कल फिर मिलते हैं. ठीक है, कल फिर मिलते हैं. जी भैया. ठीक है, नमस्ते. थैंक यू. नमस्ते. नमस्ते भैया. नमस्ते सभी को. नमस्ते.